A very good morning to all of you, dear subscribers, viewers, learners, and completers. Today, we will proceed further on the same topic, transformation. So, under this topic, we will learn today how a simple sentence is transformed into compound sentence by using adverb clause. So, in previous video lectures, we learned to transform a simple sentence into compound sentence by using noun clause and adjective clause. So, today in the video lecture 19, ट्रांसफॉर्मेशन का ये वीडियो लेक्चर 19 है। इसके अंतर्गत हम लोग आज लर्न करेंगे कि कैसे एक सिंपल सेंटेंस को एडवर्ब क्लास के प्रयोग के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सीख चुके हैं और आई होप कि अब आपको काफ़ी जो है नॉलेज हो चुका है इस ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में और धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ गई होगी सेंटेंस को समझने की, सिंपल सेंटेंस के भाव को, सेंस को समझने की और फिर उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने की। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आज ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का लास्ट वीडियो लेक्चर है जिसमें हम एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। एडवर्ब क्लास बनाने के लिए हम निम्नलिखित कंजंक्शन में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। वो पूरे कंजंक्शंस को लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं जिनका प्रयोग करके सबऑर्डिनेट क्लास बनाया जाता है और सबऑर्डिनेट क्लास बना करके हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम ये ध्यान देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एडवर्ब क्लास क्या है। जैसे आपको मैंने बताया था कि नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, वैसे एडवर्ब क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 8, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनकी डिफिनीशंस आपको माइंड में रहनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब एक वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर शेष अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच और कभी कभी ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर हम जब सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्मेशन एडवर्ब क्लास की सहायता से करने जा रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास के अलावा जो भी वर्ड या फ्रेज का प्रयोग किया है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके सेंस के आधार पर हम जो है उस वर्ड या फ्रेज को, मैंने कई बार उस वर्ड या फ्रेज की चर्चा की है पिछले वीडियो लेक्चर्स में, उसको जो है हम एक सबऑर्डिनेटिंग क्लास में चेंज करेंगे, यानी सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लास में चेंज करेंगे। इन कंजंक्शन में से जो सूटेबल होगा उसका प्रयोग करते ही भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। देखिए, कंजंक्शंस आपको कॉमन मिल जाएंगे जो नाउन क्लास में भी प्रयोग हो रहे थे, एडजेक्टिव क्लास में भी, और कुछ जो है एडवर्ब क्लास में भी वो प्रयुक्त हो रहे हैं। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये नाउन क्लास का कंजंक्शन है या एडजेक्टिव क्लास का कंजंक्शन है या एडवर्ब क्लास का कंजंक्शन है। कंजंक्शन कॉमन हो सकता है, लेकिन वो सेंस जब आप देखेंगे उस क्लास का उन कंजंक्शन के प्रयोग करके तो आपको लगेगा कि नहीं, ये जो है नाउन क्लास है और ये एडजेक्टिव क्लास है और यहाँ पर ये जो है बना हुआ जो क्लास है अब ये एडवर्ब क्लास है, क्योंकि ये जो है एडवर्ब क्लास मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को या अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सेप्ट नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर या तो एडवर्ब क्लास जो है प्रिंसिपल क्लास के वर्ब को मॉडिफाई करेगा
या पूरी की पूरी प्रिंसिपल क्लास को मॉडिफाई करेगा या किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करेगा। तो इतना डिटेल में आपको समझने की आवश्यकता नहीं होती जितना डिटेल में मैं बता रहा हूँ। सिर्फ आपको फोकस क्या करना है जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं, तो फोकस करना है कि आप उस सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए जो सिंपल सेंटेंस आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कहा गया है। किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। प्रायः ये नहीं कहा जाता कि आप एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाइए, कभी कभी कंपटीशन में ये भी कह दिया जाता है, लेकिन नॉर्मली जो है एकेडमिक में सिर्फ आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्मेशन करने को कहा जाता है बाय यूजिंग नाउन क्लास या बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास या बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास। इतना क्लैरिफिकेशन नहीं देता है, अगर देगा तब आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आपको सेंटेंस के सेंस को समझते भी उसे ट्रांसफॉर्म करना है, जो सूटेबल कंजंक्शन होगा उसका प्रयोग करते ही भी। ओके स्टूडेंट्स, सो देख रहे हैं आप यहाँ पर बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास, ब्रैकेट में लिखा है व्हेन, दैट, एज, दो, बिकॉज, इफ, सो दैट। तो ये कुछ कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमने लिखे हैं जिनका प्रयोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में एडवर्ब क्लास बनाने में किया जाता है। इनको हमें ध्यान में रखना है, इनके अर्थ को समझते हुए कि कहाँ पर इनका कब किस स्थिति में प्रयोग होगा, ये हम एग्जाम्पल के द्वारा ही समझ सकते हैं। सो हम जब एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे सेंस को समझते हुए तो हमें खुद समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर हमें किस सूटेबल कंजंक्शन का प्रयोग करके एडवर्ब क्लास बनाना है, किससे बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आइए हम लोग एग्जाम्पल पर चलते हैं। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें ट्रांसफॉर्मेशन खासतौर से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स समझ में आएगा। तो आइए फोकस ऑन द बोर्ड। फर्स्ट एग्जाम्पल, दे हैव देयर ब्रेकफास्ट एट सनराइज। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दे हैव देयर ब्रेकफास्ट, दे हैव प्रिंसिपल क्लास को देखिए, मेन सेंटेंस को, ये दे हैव देयर ब्रेकफास्ट एट सनराइज, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग किया गया है, एट सनराइज। मेन सेंटेंस आप क्या है? दे हैव देयर ब्रेकफास्ट, वे अपना नाश्ता लेते हैं। दे हैव देयर ब्रेकफास्ट का सेंस क्या हुआ? वे अपना नाश्ता लेते हैं। यहाँ बताया जा रहा है टाइम एट सनराइज, सूर्योदय के समय। वे अपना नाश्ता लेते हैं सूर्योदय के समय। सूर्योदय के समय एट सनराइज, इसको अगर हमें क्लास में डेवलप करें तो हम क्या कर सकते हैं? जब सूर्य निकलता है। वे अपना नाश्ता लेते हैं सूर्योदय के समय, मतलब जब सूर्य निकलता है। वे अपना नाश्ता कब लेते हैं? जब सूर्य निकलता है। देखिए ऑटोमेटिकली हिंदी में ये क्लास आपने बनाया जब सूर्य निकलता है। यहाँ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया है। व्हेन का प्रयोग करते हुए जो है हम एडवर्ब क्लास बनाएंगे जो टाइम को शो कर रहा है। बहुत डिटेल में हमने आपको बताया है कि क्लास के बारे में। जब हम सिंथेसिस टॉपिक को डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास, इनके बारे में चर्चा करेंगे। वहाँ से आपको बहुत और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के अंतर्गत हमें थोड़ा सा शार्ट में उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, समझते चलिए। ये भी हेल्पफुल होगा उस समय जब आप सिंथेसिस टॉपिक को स्टडी कर रहे होंगे। और जब सिंथेसिस टॉपिक को डिटेल में स्टडी कर लेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन का ये पोर्शन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कंपाउंड या कंपाउंड टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ये और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। सो पेशेंस रखने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है जो टॉपिक, उसके बारे में बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको समझ में आ जा रहा है कोशिश करते हुए उतना आप समझते चलिए। फिर जब सिंथेसिस टॉपिक को हम ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक फिनिश होने के बाद वीडियो लेक्चर्स के द्वारा आपको स्टडी कराएंगे तो वहाँ से आप और अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। दे हैव देयर ब्रेकफास्ट, वे अपना नाश्ता लेते हैं, करते हैं। कब करते हैं?
एट सनराइज, सूर्योदय पर, यानी सूर्य निकलने पर, यानी जब सूर्य निकल जाता है, समझ में आ रहा है? वे अपना नाश्ता करते हैं जब सूर्य निकल जाता है। तो इसी चीज़ को अब आपको इंग्लिश में लिख देना है, कुछ आपको करना ही नहीं है, और आपका वो जो है ये एट सनराइज एडवर्ब क्लास में बदल गया। तो मेन सेंटेंस को एज इट इज आपको लिखना है, दे हैव देयर ब्रेकफास्ट एट सनराइज व्हेन, देखिए यहाँ क्लास बन रहा है एडवर्ब क्लास, व्हेन द सन राइजेज, व्हेन द सन राइजेस, ये आपका एडवर्ब क्लास बन के जुड़ गया, जब सूर्य निकलता है। देखिए क्लास में मैंने बताया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के क्रम में क्लास आपका होता है। ऑब्जेक्ट आवश्यकता अनुसार और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग। यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हेन का प्रयोग आपने किया है। व्हेन द सन राइजेज, द सन आपका सब्जेक्ट है और राइज वर्ब है जिसमें ईएस का प्रयोग किया गया है, जब सूर्य निकलता है। तो वे अपना नाश्ता करते हैं, दे हैव देयर ब्रेकफास्ट व्हेन द सन राइजेस। सो इस तरह से देखिए कितना ईजिली सिंपल सेंटेंस को आपने कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म किया। सो कम ऑन द सेकेंड एग्जाम्पल, हमने आपको जैसा कि पहले ही बताया कि हम जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे समझ करके, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को सॉल्व करके आपके सामने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। और ठीक वैसे ही आप भी कोशिश करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स आप एक्सरसाइज में ग्रामर बुक से करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और बढ़ेगा और धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करेगा सेंटेंस के समझने की और उस सेंटेंस को दूसरे फॉर्म में लिखने की, उसकी मीनिंग को सेफ रखते हुए। वही आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। सो आइए सेकेंड एग्जाम्पल, बीइंग पुअर ही कैन नॉट बाई अ कार। देखिए मेन सेंटेंस आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ही कैन नॉट बाई अ कार। यहाँ क्या लिखा है, बीइंग पुअर, ही कैन नॉट बाई ए कार, प्रिंसिपल क्लास, बिल्कुल क्लियर होगा आपको। सिंपल सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास से पहले किसी वर्ड या फ्रेज का प्रयोग हो सकता है दूसरे स्टेटमेंट का सेंस देने के लिए, जिसको आप एडवर्ब क्लास में डेवलप कर सकते हैं या प्रिंसिपल क्लास के बाद प्रयुक्त होगा। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल क्लास के बाद प्रयुक्त हुआ था, दे हैव देयर ब्रेकफास्ट एट सनराइज। यहाँ बीइंग पुअर पहले ही प्रयुक्त हो गया है, ही कैन नॉट बाई ए कार। सेंटेंस के सेंस को समझिए, यहाँ क्या बता रहा है, ही कैन नॉट बाई ए कार, वह कार नहीं खरीद सकता है, वह कार नहीं खरीद सकता है, क्योंकि बीइंग पुअर, वह पुअर है। वह पुअर है, ही कैन नॉट बाई ए कार। तो यहाँ हम किस कंजंक्शन के द्वारा इसको कोऑर्डिनेटिंग क्लास में बना सकते हैं, बीइंग पुअर। बीइंग पुअर का मतलब वह पुअर है, एज ही इज पुअर। यहाँ हम एज का प्रयोग कर सकते हैं, एज ही इज पुअर, ही कैन नॉट बाई अ कार, क्योंकि वह पुअर है। एज का सेंस यहाँ पर क्योंकि वह पुअर है, कार नहीं खरीद सकता। एज ही इज पुअर ही कैन नॉट बाई अ कार। तो देखिए यहाँ पर कितनी आसानी से आपका चेंज हो रहा है। सेकेंड सेंटेंस को देखिए, एज ही इज
पुअर, he cannot buy a car. BUY buy a car। तो इस तरह से ये आपका सेंटेंस हो गया, एज ही इज पुअर ही कैन नॉट बाई ए कार। ट्रांसफॉर्म हो गया, सेंटेंस की मीनिंग सेम है, वह पुअर है, क्योंकि वह पुअर है इसलिए वह कार खरीद नहीं सकता है, ही कैन नॉट बाई ए कार। ही इज पुअर, एज ही इज पुअर ही कैन नॉट बाई ए कार। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो गया। आप यहाँ पर दूसरा भी जोड़ सकते हैं, बिकॉज भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्योंकि क्या सेंस आ रहा है, तो आप कर सकते हैं ही कैन नॉट बाई ए कार बिकॉज ही इज पुअर, ही कैन नॉट बाई ए कार बिकॉज ही इज पुअर, एज ही इज पुअर ही कैन नॉट बाई ए कार। ओके डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखा कि दूसरा एग्जाम्पल भी आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। थर्ड एग्जाम्पल पाइए, आई एम टू टायर्ड टू स्टैंड। मेन सेंटेंस आपका है प्रिंसिपल क्लास, आई एम टू टायर्ड, ये इन्फिनेटिव है टू स्टैंड। सिंपल सेंटेंस में मैंने बताया था, बार बार मैं बता रहा हूँ जब से आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहा हूँ, कि एक प्रिंसिपल क्लास होता है, दूसरा कोई न कोई वर्ड प्रयुक्त हुआ होता है या फ्रेज प्रयुक्त हुआ होता है, पार्टिसिपल हो सकता है, जेरेंड हो सकता है और इन्फिनेटिव हो सकता है दूसरे स्टेटमेंट का सेंस देने के लिए। सेंटेंस एक होता है सिंपल सेंटेंस में जो एक प्रिंसिपल क्लास होता है, और ये वर्ड जो होते हैं ये एक दूसरे स्टेटमेंट का, दूसरे कथन का सेंस देते हैं, जिसको हम क्लास में डेवलप करते हैं। यहाँ पर देखिए, आई एम टू टायर्ड ये आपका प्रिंसिपल क्लास है, टू स्टैंड ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव। अब थोड़ा सा मैं आपको बैक ले जाना चाहूँगा, जब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन में एडवर्ब टू वाले सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन करना लर्न करा रहे थे, वही चीज़ यहाँ पर है। उस समय भी मैंने बताया था कि एडवर्ब टू के साथ जब इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग हुआ होता है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर पर जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पर फर्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने आपको लर्न कराया था रिमूविंग एडवर्ब टू, एडवर्ब टू को हटा करके एडवर्ब टू वाले सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना, ये मैंने आपको सिखाया था। उस समय भी मैंने बताया था कि एडवर्ब टू वाले सेंटेंस जो हैं वो अफर्मेटिव में होते हैं, लेकिन उनका सेंस नेगेटिव होता है, इसलिए जब आप उनको सो दैट का प्रयोग करके ट्रांसफॉर्म करते हैं तो कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग हो जाता है और सेंटेंस आपका वो नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अफर्मेटिव से नेगेटिव भी होता है, लेकिन सेंस सेम होती है। और शायद मैंने बताया था कि एडवर्ब टू वाले सेंटेंस जो है जिसमें इन्फिनेटिव वर्ब का भी प्रयोग हुआ होता है, वे सिंपल सेंटेंस होते हैं, और जब आप उनको सो दैट का प्रयोग करके ट्रांसफॉर्म करते हैं तो कॉम्प्लेक्स में बन जाते हैं। सो यहाँ हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में एडवर्ब क्लास में सो दैट का जब प्रयोग करते हैं तो वो एडवर्ब क्लास के रूप में बनता है, का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। उसी रूल्स को आप याद करिए जिसमें मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब टू को हटा दिया जाता है, एडवर्ब टू के स्थान पर सो का प्रयोग कर देते हैं, और इन्फिनेटिव से पहले, ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव से पहले दैट का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद उस इन्फिनेटिव वर्ब के लिए सूटेबल सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हुए, और सब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद कैन नॉट या कुड नॉट में से जो सूटेबल होता है उसको प्रयोग करते हैं
और उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ देखिए ठीक उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है, सो दैट का प्रयोग करके हम एडवर्ब क्लास में बना करके सेंटेंस को फिर उसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो आई एम टू टायर्ड, मैंने आपको रिमाइंड कराया, ठीक उसी रूल्स को फॉलो करेंगे। आई एम सो टायर्ड, ऑक्यूपेशंस सो टायर्ड दैट, दैट के बाद आपको सूटेबल कंजंक्शन देने के लिए मैंने बताया, वो सूटेबल कंजंक्शन यहाँ क्या होगा, सॉरी सूटेबल सब्जेक्ट आई, क्योंकि ये स्टैंड जो इन्फिनेटिव वर्ब है टू स्टैंड, टू स्टैंड किसके लिए प्रयोग हो रहा है, किस सब्जेक्ट के लिए, आई के लिए। आई बोल रहा है स्पीकर कि आई एम टू टायर्ड, मैं इतना ज़्यादा थका हूँ खड़ा नहीं हो सकता, मैं इतना ज़्यादा थका हूँ खड़ा नहीं हो सकता हूँ। टू स्टैंड का मतलब क्या है, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ। इसको जब आप सबऑर्डिनेटिंग क्लास में ले जाएंगे तो मैं इतना ज़्यादा थका हूँ कि मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ। तो दैट आई कैन नॉट स्टैंड, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट स्टैंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे हम एडवर्ब क्लास का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और मेरी कोशिश है आपको समझाने की कि आप भी मेरे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्मेशन करना सीख जाएं। जिस तरीके से मैं सेंटेंस को खुद समझ करके और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करिए, सेंटेंस के सेंस को समझिए और फिर समझते हुए फिर सूटेबल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए एडवर्ब क्लास में वर्ड या फ्रेज या इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल या जेरेंड जो भी प्रयोग हुआ है सिंपल सेंटेंस में, उसको ट्रांसफॉर्म करके सेंटेंस को जो है उसको बना करके एडवर्ब क्लास में सेंटेंस को सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। ऑब्जर्वेशंस, सो फार हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए और इन 3 एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने कोशिश की कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल से कॉम्प्लेक्स एडवर्ब क्लास का प्रयोग करते हुए सिखाऊं और मैंने सॉल्व किया आपके सामने डिटेल में बताते हुए। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा। सो जस्ट वेट, आई रब दीज एग्जाम्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो फार आपने 3 एग्जाम्पल्स के द्वारा सिंपल से कॉम्प्लेक्स में एडवर्ब क्लास का प्रयोग करते हुए ट्रांसफॉर्म करना सीखा। आइए हम नंबर 4 एग्जाम्पल पर आते हैं। आप नोट करते जाइएगा जैसे जैसे मैं आपको एग्जाम्पल्स बताता चलूँ। सो कम ऑन द फोर्थ एग्जाम्पल। In spite of, you also note down, in spite of hard work, he could not pass the exam. Okay, dear students, in spite of hard work, he could not pass the exam. सिंपल सेंटेंस आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। नंबर 4 एग्जाम्पल। प्रिंसिपल क्लास पर ध्यान दीजिए। कहाँ है प्रिंसिपल क्लास, बिगिनिंग में या अंत में?
प्रिंसिपल क्लास को पहचानने के लिए आप सबसे पहले उस सिंपल सेंटेंस में प्रयुक्त मेन वर्ब को फाइंड आउट करेंगे कि मेन वर्ब कहाँ है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये मेन वर्ब है, कुड नॉट पास। तो ये आपका जो है मेन सेंटेंस हुआ, जिसे आप प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। और इधर जो है जी आपका जो है क्या है, एक फ्रेज का प्रयोग हुआ है, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही कुड नॉट पास द एग्जाम। सेंस को समझने की कोशिश कीजिए। ही कुड नॉट पास द एग्जाम प्रिंसिपल क्लास का सेंस है कि वह एग्जाम पास नहीं कर सका, वह परीक्षा पास नहीं कर सका। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क का मतलब कठिन परिश्रम के बावजूद, कठिन परिश्रम के बावजूद वह परीक्षा पास नहीं कर सका। हम इस फ्रेज पर आते हैं, कठिन परिश्रम के बावजूद। ये जो फ्रेज है, वाक्यांश है, इसको हम किस में बदलेंगे, एडवर्ब क्लास में। उन कंजंक्शन जो कंजंक्शंस दिए हैं इनमें से सुटेबल प्रयोग करते हुए कठिन परिश्रम के बावजूद हम कह सकते हैं यद्यप वह कठिन परिश्रम किया। एक क्लास के रूप में हम क्या कहेंगे, यद्यप वह कठिन परिश्रम किया, ही कुड नॉट पास द एग्जाम, परीक्षा नहीं पास कर सका। यद्यप वह कठिन परिश्रम किया, परीक्षा नहीं पास कर सका। कठिन परिश्रम के बावजूद वह परीक्षा नहीं पास कर सका। अब हम क्लास में जब आ रहे हैं, कठिन परिश्रम के बावजूद की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वह कठिन परिश्रम किया। यह कठिन परिश्रम के बावजूद किसके लिए बात की जा रही है, इस ही के लिए, कि ही ने, उसने कठिन परिश्रम के बावजूद परीक्षा नहीं पास कर सका, यानी वह कठिन परिश्रम किया लेकिन परीक्षा नहीं पास कर सका। तो लेकिन हिंदी में हम बोल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में उसके जगह पर सिर्फ कामा का प्रयोग होता है। तो हम क्या लिखेंगे, दो ही वर्कड हार्ड। हम यहां पर कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे, दो। ये है आपका दो, दिख रहा होगा आपको, दो ही वर्कड हार्ड। दो ही वर्कड हार्ड। आप यहां पर दो ही डिड हार्ड वर्क भी लिख सकते हैं, दो ही डिड हार्ड वर्क या दो ही वर्कड हार्ड, एक ही बात है। ये कमा लग गया, अब आपको कुछ नहीं करना है। दो ही वर्कड हार्ड, ये आपका एडवर्ब क्लास बन गया। दो ही वर्कड हार्ड, यद्यप उसने कठिन परिश्रम किया, परीक्षा नहीं पास कर सका। ही कुड नॉट पास द एग्जाम। क्रिएशंस। सो इस तरह से आपने देखा नंबर 4। आइए नंबर 5 एग्जाम्पल को, नंबर 5 एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। शी कैन सक्सीड बाय वर्किंग हार्ड। शी कैन by working hard। She can succeed by working hard। इस सेंटेंस में भी वही प्रक्रिया हम करेंगे, प्रिंसिपल क्लास को पहचानेंगे और वर्ड या फ्रेज को देखेंगे जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लास में डेवलप कर सकते हैं, एडवर्ब क्लास में डेवलप कर सकते हैं। तो शी कैन सक्सीड, मेन सेंटेंस आपका है शी कैन सक्सीड, प्रिंसिपल क्लास। बाय वर्किंग हार्ड, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है।
शी कैन सक्सीड बाय वर्किंग हार्ड, वह सफल हो सकती है कठिन परिश्रम के द्वारा। बाय वर्किंग हार्ड का मतलब क्या हुआ, कठिन परिश्रम के द्वारा। वह सफल हो सकती है कठिन परिश्रम के द्वारा। यानी यहाँ पर अगर देखिए तो एक कंडीशन दी जा रही है कि वह सफल हो सकती है कब, कठिन परिश्रम के द्वारा। यानी कठिन परिश्रम करे, यदि वह कठिन परिश्रम करती है तो सफल हो सकती है। वह सफल हो सकती है यदि वह कठिन परिश्रम करती है। जैसे आप नामली कहते हैं तुम पास हो सकते हो यदि तुम रोज 2 घंटे पढ़ते हो। द कंडीशन, शी कैन सक्सीड बाय वर्किंग हार्ड, वह सफल हो सकती है कठिन परिश्रम के द्वारा। कहने का आशय यह है यदि वह कठिन परिश्रम करती है तो सफल हो सकती है। इजी हो गया होगा ट्रांसफॉर्म करने में। इसी तरह से सेंटेंस के सेंस को आप समझने की कोशिश करेंगे हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के माध्यम से, थोड़ा सेंस समझते हुए, तो ईजिली आप जो है सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में। तो शी कैन सक्सीड, कुछ नहीं करना है आपको, प्रिंसिपल क्लास को एज इट इज लिखना है, शी कैन सक्सीड। शी कैन सक्सीड, यहाँ क्या लिखेंगे, इफ शी वर्क्स हार्ड। इफ शी वर्क्स हार्ड, शी कैन सक्सीड इफ शी वर्क्स हार्ड, वह सफल हो सकती है यदि वह जो है कठिन परिश्रम करती है। और क्रिएशंस, सो 5 examples so far we have done. So I wipe these examples from whiteboard and write one more example to make you understand. So I do one more example, 1 or 2, let us see. I was glad to see my brother. Glad to see my brother. I was glad to see my brother. यह है एग्जाम्पल नंबर 6 आपका। देखिए, बोर्ड पर फोकस कीजिए। सिंपल सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लास को समझिए, उस वर्ड या फ्रेज को पहचानिए जिससे एक दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है या सेंटेंस की मीनिंग में कुछ और ऐड किया जा रहा है। तो आई वॉज ग्लैड, मेन सेंटेंस, आई वॉज ग्लैड टू सी माई ब्रदर, या इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है, प्रीपोजिशनल फ्रेज इसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास कह रहा है आई वॉज ग्लैड, मैं खुश हुआ या खुश था। टू सी माई ब्रदर, अपने भाई को देखकर, मैं खुश हुआ अपने भाई को देखकर। यानी मैं खुश हुआ जब मैंने अपने भाई को देखा। मैं खुश हुआ अपने भाई को देखकर, यह आपका सिंपल सेंटेंस है। अगर इसी को हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करना चाह रहे हैं, इसको एक क्लास के रूप में मतलब चेंज करना चाह रहे हैं, एडवर्ब क्लास के रूप में, टू सी माई ब्रदर मतलब जब मैं अपने भाई को देखा मैं खुश हुआ। आई वॉज ग्लैड टू सी माई ब्रदर, जब मैं अपने भाई को देखा। टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम या टाइम, एक तरह से ये जो क्लास है इसको इन्फिनेटिव क्लास कर सकते हैं या प्रीपोजिशनल क्लास कर सकते हैं, फ्रेज कर सकते हैं।
तो ये टाइम की तरफ इशारा कर रहा है। व्हेन का सेंस अपने आप आ रहा है, जब, तो इसको भी ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वॉज ग्लैड व्हेन आई सा माई ब्रदर, जब मैं अपने भाई को देखा मैं खुश हुआ जब मैं अपने भाई को देखा। आई वॉज ग्लैड व्हेन आई सा माई ब्रदर। तो इस तरह से देखिए ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 7, आई डू। वन मोर एग्जाम्पल, उसके बाद ये आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो राइट, ओइंग टू इलनेस, मोहन could not go to college today. So see the example, owing to illness Mohan could not go to college today. Principal class, Mohan could not go to college today. मेन वर्ब यहाँ है, ये प्रिंसिपल क्लास हुआ, चाहे आप मेन सेंटेंस बोलिए। ओइंग टू इलनेस ये आपका फ्रेज हो गया। मोहन कुड नॉट गो टू कॉलेज, मोहन विद्यालय नहीं जा सका आज। मोहन कुड नॉट गो टू कॉलेज टुडे, मोहन आज विद्यालय नहीं जा सका। क्यों? ओइंग टू इलनेस, बीमारी के कारण। मोहन आज विद्यालय नहीं जा सका बीमारी के कारण। तो हम क्या कर सकते हैं, मोहन कुड नॉट गो टू कॉलेज टुडे, मोहन आज विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था। बीमारी के कारण, ओइंग टू इलनेस को हम जो है जब एडवर्ब क्लॉज में डेवलप करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि वह बीमार था। ये ओइंग टू इलनेस किसके बारे में, बीमारी के कारण, ये किसके बारे में कहा जा रहा है, मोहन के बारे में ही। तो मोहन आज स्कूल नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था, बिकॉज। ये जो आपका कंजंक्शन है बिकॉज। तो मोहन कुड नॉट गो टू कॉलेज टुडे बिकॉज ही वॉज इल। Today because he was ill. Occasions. सो इस तरह आज मैंने 7 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन करना आपको सिखाने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, और अब आप प्रैक्टिस करेंगे इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जैसे मैंने आपको करके सिखाया, तो निश्चित रूप से आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय फॉर टुडे। सो बिफोर saying goodbye to you for today, I would like to once again suggest you something. मैं आपको थोड़ा सा सलाह देना चाहता हूं, जैसा कि मैं प्रायः आपके अपने वीडियो लेक्चर के अंत में सलाह देता हूं। पहले कुछ नहीं आपसे कहता, केवल संडे आपको लेक्चर देता हूं, पढ़ाता हूं, समझाता हूं, बाद में आपको कुछ सलाह मैं ज़रूर देता हूं। तो सलाह बस इतनी सी है कि न्यू व्यूअर्स जो हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स जो हैं, या जो पहली बार वीडियो लेक्चर्स देख रहे हों, इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के इच्छुक हों, उनको आवश्यकता है इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की, तो वो मेरे फर्स्ट वीडियो लेक्चर से इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना शुरू करें। अगर उनकी शुरुआत बिगिनिंग करनी है तो
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस वीडियो लेक्चर है 4 उस पर बने हुए हैं। उससे बेसिक स्ट्रक्चर इंग्लिश सेंटेंस की कैसे होती है, कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, वो लर्न कर लें। उसके बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को सीखें। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को सीखने के बाद नरेशन टॉपिक को सीखें। नरेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन पर आएँ। मेरे एक एक वीडियो लेक्चर को क्रम से देखें, क्योंकि सारे वीडियो लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। समझाते समय, पढ़ाते समय मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स की याद दिलाता रहता हूँ। तो जब आप क्रम से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर होती जाएंगी। ओके डियर फ्रेंड्स, और वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और साथ साथ जो है ये आपका लाइक और शेयर मेरे लिए बहुत बूस्टअप का काम करेगा, बूस्ट करेगा, इंस्पायर करेगा मुझे जो है और अच्छी तरह से आपको वीडियो लेक्चर के द्वारा पढ़ाने के लिए। ओके डियर फ्रेंड्स, सो बाय बाय फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।